ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में दिक्कत आ रही है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, या आइसोमर्स में दिक्कत आ रही है कि पूरे के पूरे कार्बोनेट कंपाउंड को पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अगले 10 से 15 मिनट मुझे दे दीजिए। मैं सौरभ झा जो अगले 10-15 मिनट में आपकी कार्बोनेट कंपाउंड की दिक्कत सॉल्व करने वाला हूं, एकदम रैपिड रिवीजन की जरिए। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कार्बन की कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। कार्बन में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्डिंग की जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत यह पड़ गई कि कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ऑप्शन क्या रहता है आयोनिक बॉन्डिंग के लिए? 4 लूज कर लो या 4 गेन कर लो। भैया जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं C4 माइनस बनता है। C4 माइनस जब बनता है वो स्टेबल नहीं रहता है। और सिमिलरली जब ये कोशिश करेगा कि यार 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लूं, लूज करके जब मैं कैटायन बनाऊंगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैटायन बनाया, और C4 प्लस कैटायन भी स्टेबल नहीं रहता, तो कार्बन के पास ये वाला ऑप्शन आयोनिक बॉन्डिंग का नहीं रहता। तो उसके पास ऑप्शन क्या रहता है? उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ले। कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जो बेसिकली नॉन मेटल के बीच में ही ये कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए दो एलिमेंट के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और अगर दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने के केस में इसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब अगर मैं बात कर लूं कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो काफी वीक फोर्स होता है, जिसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन केरोसिन एंड ऑयल में अच्छे सॉल्युबल होते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर देता है? उसके पीछे दो ही रीजन है, पहला कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। बात करेंगे अगर कैटिनेशन की, तो कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी की, कार्बन अपने ही एटम के साथ लंबी लंबी चेनें बनाने की कैपेसिटी रखता है, और काफी लंबी लंबी चेन बना देता है, ब्रांचेस बना सकता है और रिंग बना सकता है। दूसरे रीजन पे आते हैं तो वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, और इसको यूज करके वो स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बना सकता है, सिंगल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है, अलग अलग मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम्स के साथ, जिसके कारण ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। यहां से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, एलोट्रोप्स होता क्या है? कार्बन के या एक ही एलिमेंट जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसकी इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी। और कार्बन के 3 एलोट्रोप हम यहां देखेंगे, जिसमें पहला एलोट्रोप है डायमंड, फिर होगा ग्रेफाइट एंड तीसरा होगा बकमिनिस्टर फुलरीन। ध्यान आपको डायमंड और ग्रेफाइट में देना है। डायमंड में एक चीज होती है, जब उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, और यहां पर उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि 4 कार्बन एटम से अटैच है, काफी बढ़िया 3D रिजिड नेटवर्क फॉर्म करता है, जिसके कारण ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा होता है। कटिंग टूल्स में यूज हो जाता है, ज्वेलरीज में यूज हो जाता है, और ड्रिल बिट्स में भी ये कभी कभार यूज होते हुए देखा जाता है। उसके बाद ग्रेफाइट की अगर बात करेंगे, सॉफ्ट स्लिपरी सा सब्सटेंस। ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप एक लेयर की बात करें तो उस लेयर में आपको हेक्सागोनल जैसा शेप देखने को मिलेगा। हर लेयर में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, जिसका मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन वहां है, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का काफी अच्छा कंडक्टर होता है। लेयर्स के बीच में काफी वीक फोर्स होती है, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, इसलिए ग्रेफाइट एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज होता है। बात करेंगे बकमिनिस्टर फुलरीन की, एक फुटबॉल की तरह दिखने वाला 60 कार्बन एटम से कंपोज बकमिनिस्टर फुलरीन, ये भी हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होता। वहीं बात करेंगे तो ड्रग डिलीवरी में ये यूज होता है। तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ लिया? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन।
अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। अब यहां पर बात होगी हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की, जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में होगी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात अगर आप अल्केन की करोगे, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, यहां पर कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2, जैसे कि मीथेन, जैसे कि इथेन एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। जब मैं बात करूंगा अल्कीन की, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। एग्जांपल के तौर पे आप इथीन को ले सकते हो, प्रोपीन को ले सकते हो, ब्यूटीन को ले सकते हो। बात करेंगे अल्काइन की, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है। कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को यहां पर मिलता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाता है। पहला मेंबर इस फैमिली का इथाइन हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पर अपन ने बात कर ली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की। अब बात हम लोग करेंगे होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी फैमिली है जिसमें सभी मेंबर में एक चीज कॉमन है, और वो है कॉमन फंक्शनल ग्रुप। सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसके कारण सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो होमोलोगस सीरीज में एक चीज देखने को मिल रही है कि यार सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जनरल फॉर्मूला हर एक मेंबर का सेम रहेगा। इसके बाद दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो CH2 यूनिट से डिफर करेगा। CH2 यूनिट अगर मैं मास के टर्म में बोलूं तो 14 AMU है ना। 14 AMU से दो सक्सेसिव यूनिट क्या कर रही होंगी? डिफर कर रही होंगी। ऑलरेडी बता चुका हूं कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आइसोमरिज्म की। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जहां दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C2H6 है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो आप देख पा रहे हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स यहां पर आपको अलग देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहां पर कार्बन एटम जिस तरीके से बॉन्ड कर रहे हैं दोनों ही मॉलिक्यूल में, वो अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। क्या मैं ऐसा बोलूं? दोनों में पैरेंट चेन डिफरेंट है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कंपाउंड है, उनको आप क्या बोलोगे? आइसोमर्स, है ना। ब्यूटेन के केस में दो होंगे। आप सिमिलरली होमवर्क है कि आप पेंटेन का बनाएंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स पर आते हैं। फंक्शनल ग्रुप एक स्पेशल ग्रुप होते हैं जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करके आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में इस फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर Cl या Br है तो ये हेलोजन हो गए, ठीक है। तो इनको आप क्या, इनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज कर लोगे? हेलो। जैसे Cl है तो क्लोरो यूज करोगे, Br है तो आप ब्रोमो यूज कर रहे होंगे। बात होगी अल्कोहल की, ये OH होता है। OH ग्रुप अगर अटैच होगा यानी कि वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए आप सफिक्स क्या यूज कर रहे होंगे? OL यूज कर रहे होंगे। बात करेंगे अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड में क्या होता है? अल्डिहाइड में कार्बन, ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पे आपकी कार्बन चेन आ जाती है। अल्डिहाइड के लिए आप सफिक्स अल यूज कर रहे होंगे। अल्डिहाइड से थोड़ा सा सिमिलर होता है कीटोन। अल्डिहाइड में एक साइड क्या होता है? हाइड्रोजन एटम होता है और एक साइड कार्बन की चेन, लेकिन कीटोन में दोनों ही साइड क्या होती है? कार्बन की चेन होती है। कीटोन के लिए आप सफिक्स क्या यूज कर रहे होंगे? ओन यूज कर रहे होंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड एक जगह कार्बन की चेन रहेगी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप रहेगा। इसके लिए सफिक्स आप क्या यूज कर रहे होंगे? ओइक एसिड यूज कर रहे होंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मैं बात कर रहा हूंगा नॉमेनक्लेचर की। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको करनी है, जो भी कंपाउंड जिसका नामकरण करना है आपको, उसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, यानी कि एक ऐसी चेन जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन करती हो। फिर आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद आप क्या करोगे, रूट वर्ड लिखोगे। रूट वर्ड आप किस बेसिस पे लिखोगे कि उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है। अगर एक है तो आप मेथ लिखोगे, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे प्राइमरी सफिक्स में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप इन लिख रहे होंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिख रहे होंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लिख रहे होंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूं कि अल्कोहल है तो ऑल लगाएंगे, अल्डिहाइड के लिए अल लगाएंगे, सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाएंगे। प्रीफिक्स की अगर आप बात करते हो तो अगर अल्काइल ग्रुप है, जैसे कि मिथाइल CH3 ग्रुप है तो मिथाइल लिखेंगे, C2H5 है तो इथाइल लिखेंगे, C3H7 है तो उसके लिए प्रोपाइल लिखा जाएगा, है ना। अगर क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। मान लीजिए 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो पहले आप ब्रोमीन को लिखोगे क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है कंपेयर टू सी ऑफ क्लोरो। क्लियर है ये बात। चलिए अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, है ना। यहां पर हम बात कर रहे होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें सबसे पहली चीज होती है कंबशन, यानी कि हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे होंगे, जिससे वो उसके साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा होगा, CO2 और H2O बना रहा होगा। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट उसमें रिलीज हो रही होती है। अब अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो क्लीन ब्लू फ्लेम दे रहा होगा, लेकिन अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी येलो फ्लेम दे रहा होगा। बात अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की करेंगे तो ये सूटी फ्लेम देते हैं, येलो कलर की होती है, क्योंकि इनका इनकंप्लीट कंबशन होता है। रीजन बिहाइंड दैट इनकंप्लीट कंबशन इज परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें उसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब पता है कि ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। ऑक्सीडेशन में आप अल्कोहल से क्या बना रहे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे होंगे, और इस कन्वर्जन के लिए आप क्या यूज कर रहे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हो सकता है अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। फॉर एग्जांपल जो आपकी बुक में है उसमें है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। इथेनॉल एक अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। यहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, KMnO4 या K2Cr2O7, तो ये इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना देगा, ऑक्सीजन का एडिशन करवा देगा। उसके बाद बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। याद रखने के लिए ट्रिक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। चलिए एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना हाइड्रोजिनेशन की मदद से, मतलब हाइड्रोजन का आप एडिशन करा रहे हो, सो हाइड्रोजिनेशन। तो ये क्या हो गया भैया, ऑयल से वेजिटेबल घी आप हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी एक ले सकते हो। बात करेंगे उसके बाद हम लोग किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हेलोजन ग्रुप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रही होती है, सनलाइट होना अनिवार्य है। जैसे कि यहां पर मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, क्या बन गया, CH3Cl, और आपको मिला HCl। अगर Cl2 एक्सेस में है तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती जाएगी और तब तक चलेगी जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए और आपको फाइनल प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड ना मिल जाए।
चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन का टेस्ट करना है तो क्या करेंगे? पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यानी कि कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही आपने ब्रोमीन वाटर डाला वो कंपाउंड में अगर अनसैचुरेशन है तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो वहां पर कलर चेंज ब्राउन से कलरलेस देखने को मिलेगा। सिमिलरली अल्कलाइन KMnO4 जो कि पर्पल कलर का होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालोगे, ये पर्पल कलर का कंपाउंड कलरलेस हो जाता है। और ये कलर चेंज हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि यहां पर रिएजेंट जो है, चाहे ब्रोमीन वाटर हो चाहे KMnO4 हो, वो उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए कलर चेंज देखने को मिल रहा है। चलिए बात को अपन आगे बढ़ाते हैं और यहां पर हम लोग दो कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे होंगे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। शुरुआत अपन इथेनॉल से करेंगे जो कि अल्कोहल फैमिली का आता है, एक कलरलेस लिक्विड जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। प्योर अल्कोहल काफी लीथल होता है एंड ये अच्छा सॉल्वेंट है, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो मेडिसिन कफ सिरप्स में भी यूज होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में भी यूज होता है। उसके बाद अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, दो रिएक्शन पे ध्यान देना है। इथेनॉल का मेटल के साथ, यानी कि इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल रहा होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं किसका रिएक्शन, इथेनॉल का, किसके साथ होगा? इथेनॉल का जब मैं डिहाइड्रेशन कराऊंगा एसिड की प्रेजेंस में, यहां पर मैं H2SO4 यूज कर लूंगा, तो इथेनॉल में से क्या होगा? पानी निकलेगा, आपको क्या मिल जाएगा? इथीन प्लस वाटर। रिएक्शन देख सकते हो, इथेनॉल है, एसिड की प्रेजेंस में कराया है, टेम्परेचर 443 केल्विन है, इथेनॉल से आपको क्या मिला? इथीन, और साथ ही साथ पानी मिला, है ना। ये हो गया आपका क्या? डिहाइड्रेशन। तो यहां पर एक मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है जहां सोडियम इथॉक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, और दूसरा रिएक्शन क्या हो गया? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जहां पर 443 केल्विन में पे इथेनॉल से इथीन बना रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं इथेनोइक एसिड को, जिसको कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, और 5% ऑफ एसिटिक एसिड को आप विनेगर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी कम होता है, 290 केल्विन के आसपास होता है, तो ये रूम टेम्परेचर में फ्रीज हो जाता है, ग्लेशियर की तरह दिखता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। एसिडिक की नेचर है तो सिंपल सी बात है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में ये कन्वर्ट कर देगा। यहां पर हमें रिएक्शंस जो देखनी है, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली इस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्ट करके एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या बना रही होती है? एस्टर बना रही होती है, और इसके साथ साथ आपको पानी देखने को मिलता है। इस एस्टर का जब आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हो, यानी कि इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हो, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यानी कि सोडियम इथेनोएट मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको वापस से वही अल्कोहल मिल जाता है जिससे ये एस्टर बना होता है। इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, सोप बनाने में यूज होता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस, इथेनोइक एसिड बेस के साथ सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, तो यहां पर क्या मिल जाएगा? CH3CONA, है ना, सोडियम एथेनोएट। क्लियर है ये बात? चलिए फिर मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड, मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर CO2, सिंपल, है ना। ये दो तो अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट तो भाई स्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन है। इसके बाद बात को अपन आगे बढ़ाएंगे और यहां पर सोप्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, और सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सोप के स्ट्रक्चर को। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक हेड पार्ट होगा और एक यहां पर आपको टेल पार्ट दिख रहा होगा। हेड पार्ट जो है आयोनिक इन नेचर होगा, जो वाटर सॉल्युबल होगा। टेल पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन से बना है और ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर रिपेलिंग है, लेकिन ये ऑयल और डर्ट को अट्रैक्ट करता है। ऑयल वाटर आपस में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए जो डर्ट है जो कि ऑयली इन नेचर होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो सोप क्या ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? सोप का पार्टिकल क्या करेगा? जाएगा, इसका ये वाला पार्ट जो है वो वाटर से इंटरेक्ट कर रहा होगा, और ये वाला पार्ट जो है, जो कि आपका टेल वाला पार्ट होगा, वो ऑयल से इंटरेक्ट करेगा और एक मिसल फॉर्मेशन बना देगा, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा कि ये ऑयल, अगर ऑयल का पार्टिकल है तो सारे जो टेल वाले पार्ट होंगे इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रहा होगा, जिसमें हेड वाला पार्ट बाहर की तरफ यानी कि वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, और टेल वाला जो पार्ट है वो उस ऑयल एंड डर्ट पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से मिसल फॉर्मेशन होता है और उस डर्ट को निकालकर पानी में सॉल्युबल कर दिया जाता है।
ठीक है, चलिए, तो ये चीज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि यार सोप जो होता है हार्ड वाटर के साथ सूटेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जिसके साथ वो रिएक्ट कर देता है और एक कर्डी प्रेसिपिटेट बनाता है व्हाइट कलर का, जिसे स्कम कहते हैं। तो भैया हमें जिस नॉर्मल वाटर में लेथर मिल रहे थे, यहां पे लेथर्स नहीं मिलते, तो हम यूज करते हैं सोप प्लस सोप कहे जाने वाले डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी सूटेबल होता है क्योंकि वो कंपाउंड्स नहीं बनाता उन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के साथ। अगर मैं बात करूं डिटर्जेंट किससे बना है, तो ये अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ये स्कम फॉर्मेशन हार्ड वाटर के साथ नहीं करता, एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशंस में भी काम करता है और सोप से बेटर क्लींजिंग प्रॉपर्टी दे रहा होता है। लॉन्ड्रीज में यूज हो रहा होता है और क्लींजिंग एजेंट्स में भी यूज हो रहा होता है। चलिए, सो वी विल कीप टिल हियर। उम्मीद करता हूं आपका जो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पूरा चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा, बाय बाय, सी या।